वालेकुम और वेलकम है आपका आज की लाइव में। जैसा कि मुख्तलिफ हमारे गेस्ट आते रहते हैं, आज हमने जो है वो टाइम लिया है सर से। मिस्टर रोशन अजीम साहब, डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली में बहुत सारे इश्यूज जो हैं गुलाम हैदर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप कहते हैं, उस तरह का बिहेवियर है। लोग इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे मामलात जो कि एक्चुअली में उनकी कोई ना सर होता है ना पैर होता है, इस तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। और इस केस में हिंदू मुस्लिम इंडियन पाकिस्तानी फैक्टर्स को ज्यादा जो है वो हाइप दी जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जो कि काम सीमा हैदर करती रही है, उसने ये काम किया, उसने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम कार्ड्स को प्ले किया। लेकिन अब बहुत सारे और लोगों की तरफ से भी इसी कार्ड को प्ले किया जा रहा है। इन कंट्रोवर्सीज को पैदा करने की क्या वजह हो सकती है, क्यों ये काम किया जाता है, और आखिर ये काम का असर किस चीज पर पड़ेगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हमने आपको जो है थोड़ी तकलीफ दी है। जी सर। देखिए, आपने ये जो इशू उठाया है, ये इशू बड़ा अहम इशू है, ये बड़ा मुद्दा अहम है, क्योंकि इस मुद्दे की वजह से ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो 1947 से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो अंग्रेज 1947 से हम हमें जो अलग दो पार्टीशन करके चले गए, उनका मेन मकसद ही यही था कि ये दोनों जो ममालिक हैं इनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं हों, ठीक न रहें। क्योंकि वो ये जानते थे अगर इन दोनों ममालिक के मामला ठीक रहेंगे तो ये सुपर पावर बन जाएंगे, दुनिया पे ये हुक्मरानी करेंगे, हुकूमत करेंगे, क्योंकि एक वंश एक ही जगह पर एक ही खित्ते में बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी जो रीजन्स से वो जो है वो एक साथ ही रहते थे, एक ही खित्ते में, एक ही मुल्क में। एक तरफ बंगाली रहते थे, एक तरफ पठान रहते थे, एक तरफ सिंधी रहते थे, गुजराती रहते थे। तो इसी तरह ये तमाम पूरा खित्ता जो है वो रिच था, ये मालामाल था। ये जो दिमाग यहाँ पर रहते थे ये मुख्तलिफ दिमाग, क्योंकि हिंदुस्तान के बिल्कुल सही बात है। बल्कि सर, सोने सोने की चिड़िया कहा जाता था इस पूरे खित्ते को। मसाला जात के हवाले से बात करें, बाकी चीजों के हवाले से बात करें। जी। तो जी सर। ये जो इशू था ये जानबूझ के लड़ाया गया हमें 1947 से कि अगर ये साथ हो जाएंगे तो ये पूरी दुनिया पर ये हुक्मरानी करेंगे। अब देखिए कितने पार्टीशन हो गए, बांग्लादेश हम इस खित्ते से अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग हो गई, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही। तो वो जो फैक्टर 1947 से था, अब तक वो जो टाउट है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी के, वो हिंदुस्तान में रहते हैं अब तक। वो वही चाहते हैं कि इनके तनाज़ा चलता रहे और मजहब की बुनियाद पर और पार्टीशन की बुनियाद पर, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर ये लोग आपस में लड़ते रहें, ये कभी आपस में ना बने। अब देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिफेंस का कितना बजट जाता है। आपका हिंदुस्तान का जो बजट है वो एजुकेशन से ज्यादा डिफेंस का बजट है, पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट है वो एजुकेशन से ज्यादा है। अगर ये डिफेंस के मामला पर खर्चा ना करें, यही जो है पावर्टी खत्म करने में ये खर्चा किया जाए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये खर्चा अगर ये लोग करें तो वो मुल्क माला माल हो जाएगा। अब बिल्कुल वो सही। जो फैक्टर है वो अब उनके फैक्टर्स के हाथ से जो सीमा लग गई, अब सीमा उसको बड़ा मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है वही लोग हैं जो मैंने डिस्कस किया। अब सीमा को इस्तेमाल करते हुए वो मजहब कार्ड खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान इंडिया का खेल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हथकंडे जो भी इस्तेमाल कर रहा है तो उनको वो कंडेम किया जाए और इन लोगों को इलिमिनेट किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि अब मॉडर्न डिवाइस का दौर है। अब देखिए हम पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ, आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं और आपको देखने वाले हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अब मॉडर्न डिवाइस का दौर है, हम दुनिया एक हो चुकी है। अब ये नफरतों का दौर मजहब की बुनियाद पर, ये खित्तों की बुनियाद पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बॉर्डर की बुनियाद पर खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल मोहब्बतों का अब दौर है। इसमें ये जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं इनको गले से पकड़ा जाए, इसको एलिमिनेट किया जाए, तो ये डेफिनेटली सीमा वही कार्ड खेल रही है, इसके पीछे वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में मौजूद है, वो हिंदुस्तान के दुश्मन है, हिंदुस्तान कभी भी सजन नहीं है। बिल्कुल सही। सर, चुनाव जो है वो बिल्कुल करीब है, भारत में, आपको पता है।
और इस हवाले से भी लोग बात करते हैं कि सीमा को बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द इलेक्शन पर्पसेस। क्या आप समझते हैं कि ऐसा भी कोई मामला है या ऐसा कोई बात है? जी, ये बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा ग्रेटर नोएडा, रबुपुरा और उत्तर प्रदेश का तमाम लोगों को मैं बताता चलूँ। देखिए, जैसे आप लोगों ने जो कराची से जानते हैं, कराची को जानते हैं, जैसे सिंध को जानते हैं, उनको ये पता होगा कि पूरी सिंध की जो शह-रग है वो कराची है। पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान। स्पेसिफिकली पूरे सिंध की शहरग ही कराची कहा जाता है। इसी तरह जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो शहरग कहा जाता है वो ग्रेटर नोएडा ही है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल जोन है। वहां पे हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो ग्रेटर नोएडा में ही है। अब जो उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन जो भी शख्स लड़ता है, मैं किसी भी पार्टी की ना हिमायत में बात करूंगा, नहीं उसकी। हम्म, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू आ गया है। हकीकत बात ये है कि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है सर के पास, और उनसे जब बात करते हैं बहुत सारा कुछ समझने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि कराची जिस तरह से बात कर रहे थे, ज्वाइन किया है जी सर। ग्रेटर नोएडा की आप बात कर रहे थे। से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करूंगा। ग्रेटर नोएडा जो है वो इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार बनती है, उस सरकार का जो भी खर्चा बनता है, सीएम से लेके तमाम जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं या जिले इलेक्शन का जो खर्चा होता है, वो एमएलए और लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर इलेक्ट होता है ग्रेटर नोएडा से, वही वो खर्चा करता है। अब जो हुकूमत बनती है उत्तर प्रदेश की, उसका सारा जो बर्डन होता है वो ग्रेटर नोएडा का लोकसभा राज्यसभा का मेंबर जो है वही बर्दाश्त करता है। वो हर मर्तबा राज्यसभा लोकसभा का मेंबर ग्रेटर नोएडा से वो मंत्री वगैरह तो बनता ही है। अब आते हैं असल मुद्दे की। अब ये तो मैंने आपको सिनेरियो सारा बता दिया। अब बिल्कुल सही। ग्रेटर नोएडा इलेक्शन में इतनी अहमियत क्यों रखता है? क्योंकि ग्रेटर नोएडा के आसपास मीणा कम्युनिटी के बहुत सारे वोट हैं। ओके, ठीक हो गया। बिल्कुल रबुपुरा सही। और आसपास के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीणा कम्युनिटी के बहुत सारे वोट हैं, कई दर्जे के वोट हैं। अब ये जो मेंबरान इलेक्शन लड़ते हैं, उनको मीणा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ही अजीज होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी वजह से सीमा जो है वो यहाँ से इलीगली भाग के वो मीणा कम्युनिटी में ही आई है। अब कभी भी वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है वो मीणा कम्युनिटी को नाराज नहीं करेंगे। एक बिल्कुल। मर्तबा अगर उन्होंने सीमा मीणा कम्युनिटी को नाराज किया, यानी सीमा के खिलाफ कोई डिसीजन आया, या पुलिस को उन्होंने फुल पावर दे दिया, या उनके होम डिपार्टमेंट को फुल पावर दे दिया, या दीगर जितनी एटीएस या दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर पॉलिटिकली उन्होंने उन्होंने इजाजत दे दी कि आप को या दीगर फॉरेनर्स को ट्रीट करते हैं, तो मीणा कम्युनिटी नाराज होगी। अगर मीणा कम्युनिटी नाराज होगी तो वो इलेक्शन में फला तंजीम का बायकाट करेगी। अगर बायकाट होगा तो राज्यसभा लोकसभा का जो मेंबर होगा ग्रेटर नोएडा का, वो जीत नहीं सकेगा, मुखालिफ जो है वो जीत जाएगा। अगर वो हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए वो डोनेट कौन करेगा, पैसे कौन करेगा? ये जड़ है, ये वजह है। इसीलिए सीमा उत्तर प्रदेश की इलेक्शन के लिए बड़ा अहम मुद्दा है, और ये इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो फिर सीमा का खेल खत्म होगा, इसको टिश्यू पेपर की तरह वो फेंका जाएगा। तो यही असल मुद्दा, इसलिए सीमा इलेक्शन का बड़ा ही अहम मुद्दा है। सर आपने तो कहते हैं ना कट्ठा छट्ठा बाहर करके निकाल दिया। ये हकीकत बात है कि ये चीज जो हमें आपने सामने लेकर आए हैं, हम अक्सर औकात इस सवाल को करते होते हैं कि आखिर ऐसी क्या रीजन है, क्या वजूहात है कि जिसको लेकर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें। मतलब ये ऐसा इंकशाफ है कि जिस पर मजीद बात करनी चाहिए कि आखिर इसका मतलब ये है कि इसको पॉलिटिकल सपोर्ट है। और वो पॉलिटिकल सपोर्ट की रीजन ये है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है जहां पर सीमा मौजूद है, और उस कम्युनिटी को ये नाराज नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि चुनाव तक तो इसको इसी तरह चलता रहने देंगे, इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी बिल्कुल, चुनाव तक ये बिल्कुल इसी तरह ही ये इसको रखेंगे। और अगर बीच में कोई मिनिस्टर या कोई मंत्री लोग इनके सीमा के पास आते हैं या मुखालिफ में या हमदर्दी में, तो उनको भी रोका जाएगा। जैसे आपने देखा कि एक परमार साहब भी आए थे, यशवर्धन साहब थे,
तो हुँ, डंके की चोट पे उन्होंने कहा कि मैं सीमा को लेके जाऊँगा, ये वो आपने देखा कि वो भी पीछे हट गया। फिर एक और साहब आए उन्होंने कहा कि वो भी सीमा जो है, वो कभी भी नहीं रहेगी, बाहर आएगी, अब वो भी चुप हो गए। अब हुँ, इनकी जो पार्टी है एक जो रूलिंग करती है वहाँ पर वो कभी भी अपने ये जो मंत्री लोग हैं उनको इस मुद्दे में बात करने नहीं देंगे क्योंकि स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी वो बड़े पाए के जो थिंक टैंक्स है वही उसको डील करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हब माना जाता है पूरा इंडिया का। हुँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है वो डील करती है दीगर जो रियासतें होती हैं उनको वो डील करती है। फिर गुजरात है, फिर वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है या दीगर जो रियासतें हैं उसको वो डील करते हैं। ये जो मरकज़ है वो जो उत्तर प्रदेश है जो उनका जो मेन मोहरा होता है 2 उनके पास मोहरे होते हैं ये जो रूलिंग कर रही है अभी पार्टी। एक उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्ट्री है हुँ, और दूसरा जो है वो हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्ट्री है ये। अब बिल्कुल, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उनका जो अहम जो बंदा है अभी मैं नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो उसको रूल कर रहे हैं, उसके बाद जो वहाँ पे तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही कर ये मेन बंदे हैं। अब आप हुँ, देखेंगे कि जो इनकी पार्टी है उसमें उत्तर प्रदेश में उनका जो फोकल पर्सन होता है, जो बड़ा ही इंतहाई ताकतवर शख्स होता है उसकी पार्टी का वही रूल करेगा, किसी और को नहीं करेंगे। क्योंकि यही वो वजह है उत्तर प्रदेश वही प्रोविंस है जो यहाँ से बैठ के वो पूरी हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है वो डील करते हैं। अब हुँ, पूरे हिंदुस्तान की अगर वो डीलिंग इस प्रोविंस उत्तर प्रदेश से होती है और उत्तर प्रदेश को चलाने वाले वही राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर हैं जो मीणा कम्युनिटी के वोट पर वो जीत के आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सीमा अहम मुद्दा है, ये इतना कोई आम मुद्दा नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि हिंदुस्तान की एटीएस भी खामोश होके बैठ गई, हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, आपने देखा कि वो भी खामोश होके रह गई। अब हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता है कोई हाफ़िज़ सईद या फलाँ जो इल्ज़ाम लगाता है, उस पर आप देखें कि वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो है वो जो रीजनल या वो प्रोविंशियल लेवल या को हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो चेयरमैन, चेयरपर्सन होते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन सीमा के मुद्दे पर नहीं उनका कोई होम सेक्रेटरी आया, नहीं होम मिनिस्टर आया, नहीं कोई रॉ का कोई बंदा आया, नहीं कोई एटीएस का आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी किसी पुलिस ऑफिशियल ने, किसी बंदे ने नहीं की है। तो ये वजह है कि अब तक इलेक्शन तक इनको रखा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा मीणा कम्युनिटी के लोगों को। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेटजी उनकी क्या होती है, उसके बाद